कभी सोचा है कि इंटरनेट के नियम असल में लिखता कौन है? क्या ये हमारी सरकारें हैं या फिर कोई और? आज हम मेरिट जे शाके की किताब द टेक कूप की गहराइयों में उतरने वाले हैं। ये किताब, आप यकीन मानिए, इसी चौंकाने वाले सवाल का जवाब देती है और हमें बताती है कि कैसे टेक्नोलॉजी ने बिल्कुल चुपचाप सत्ता का पूरा संतुलन ही बदल दिया है। तो चलिए, इस बहुत ही जरूरी पड़ताल की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, आज का हमारा ये सफ़र 4 हिस्सों में बंटा होगा। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि ये पावर वैक्यूम, मतलब सत्ता का ये जो खालीपन है, ये आखिर आया कहाँ से। फिर हम देखेंगे कि प्राइवेट हाथों में ये ताकत दिखती कैसी है। इसके बाद हम बात करेंगे इसके खतरों और जो भी नाकाम कोशिशें हुई हैं उनकी। और आखिर में जो सबसे ज़रूरी है कि लोकतंत्र को बचाने के रास्ते क्या हैं। काफ़ी कुछ है जानने को, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए पहले हिस्से में चलते हैं। देखिए, ये सब कुछ शुरू हुआ सरकारों के एक, कह सकते हैं, ढीले ढाले रवैये से। और साथ में था टेक्नो ऑप्टिमिज्म, मतलब एक ऐसा अटूट विश्वास कि अरे, इंटरनेट तो अपने आप में ही एक अच्छी ताकत है, इससे भला किसी नियम कानून की क्या जरूरत है। और इस ढीलेपन के पीछे ना एक बहुत ही शक्तिशाली सोच काम कर रही थी। रेगुलेशन से इनोवेशन रुक जाएगा। और ये सिर्फ एक नारा नहीं था, नहीं, ये वो मानसिकता थी जिसने दुनिया भर की सरकारों को मजबूर कर दिया कि वो अपने कदम पीछे खींच लें और टेक कंपनियों को खुली छूट दे दें। और इसी सोच का नतीजा क्या हुआ? एक ऐतिहासिक पावर वैक्यूम, यानी कि सत्ता का एक शून्य बन गया। मतलब बिल्कुल साफ है, जैसे ही सरकारें पीछे हटीं, टेक कंपनियां फौरन आगे आ गईं और उन्होंने उस खाली जगह को भर दिया। उन्होंने ही हमारे डिजिटल समाज के नियम कानून तय करने शुरू कर दिए। असल में हमारी डिजिटल दुनिया की नींव ही उन्होंने रखी। और हाँ, यही सबसे जरूरी बात है। ये जो टेक कूप है, ये कोई रातों रात हुई क्रांति नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये असल में सत्ता का एक धीरे धीरे लेकिन बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से हुआ ट्रांसफर था। पावर जो है वो सरकारी संस्थानों के हाथ से निकलकर सीधे प्राइवेट कंपनियों की तिजोरियों में जा रही थी। तो चलिए अब चलते हैं अपने दूसरे हिस्से पर। यहाँ हम जरा और करीब से देखेंगे कि ये जो पावर ट्रांसफर हुई है, ये असल में प्राइवेट हाथों में दिखती कैसी है। मतलब ये टेक कंपनियां इस बेहिसाब ताकत का कर क्या रही हैं। अच्छा, तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बुनियाद से, हमारे डिजिटल दुनिया की नींव से। आज की सच्चाई ये है, और ये चौंकाने वाली है, कि दुनिया का पूरा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर आज प्राइवेट कंपनियों की मिल्कियत बन चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंटरनेट की उन नसों की, वो केबल्स, वो सर्वर्स, वो चिप्स जो इस पूरी डिजिटल दुनिया को चला रहे हैं। जरा इन उदाहरणों पर गौर कीजिए, तब समझ आएगा। समुद्र के नीचे जो केबल्स बिछी हैं, जिनसे दुनिया का सारा डेटा आता जाता है, उन पर आज गूगल और मेटा जैसी कंपनियों का कब्जा है। दुनिया भर की सरकारें, यहाँ तक कि सेनाएं, अपना सबसे सेंसिटिव डेटा अमेज़न और माइक्रोसॉफ्ट के प्राइवेट सर्वरों पर रखती हैं। सेमीकंडक्टर चिप्स की जो पूरी सप्लाई चेन है, वो बस मुट्ठी भर कंपनियों के हाथ में है। और ये सोचिए, जंग के समय जो कम्युनिकेशन की लाइफलाइन होती है, यानी सैटेलाइट नेटवर्क, वो भी आज प्राइवेट कंपनियों के कंट्रोल में है। तो ये तो हुई फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात। अब इससे आगे बढ़कर बात करते हैं हमारे सामाजिक ढांचे की। देखिए, आज जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं ना, वो हमारे नए पब्लिक स्क्वायर बन गए हैं। मतलब नए सार्वजनिक चौराहे। ये अब वो जगह है जहां बहस होती है, लोगों की राय बनती है, और यहां तक कि राजनीति की दिशा भी यहीं से तय होती है। लेकिन इस नए डिजिटल चौराहे की एक स्याह हकीकत भी है। यहाँ के जो एल्गोरिदम हैं, वो सच्चाई से ज्यादा गुस्से और नफरत को प्राथमिकता देते हैं। क्यों? क्योंकि उससे एंगेजमेंट बढ़ता है। नतीजा, गलत सूचनाएं यानी मिस इन्फॉर्मेशन फैक्ट से कहीं ज्यादा तेजी से फैलती हैं। पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग में कोई पारदर्शिता नहीं, कोई हिसाब किताब नहीं, और नफरत और कट्टरपंथ को फलने फूलने का पूरा मौका मिलता है, क्योंकि प्लेटफॉर्म का बिजनेस मॉडल ही इसी पर टिका है। और इन सब का नतीजा क्या निकला? यही कि ये बड़ी बड़ी टेक कंपनियां अब सिर्फ बिजनेस नहीं रह गई हैं, नहीं, ये जियोपॉलिटिकल एक्टर बन चुकी हैं। मतलब भू राजनीतिक खिलाड़ी, जिनकी ताकत और जिनका प्रभाव आज कई देशों की सरकारों से भी ज्यादा है। जरा सोचकर देखिए, ये कंपनियां आज सीधे सीधे सरकारों से सेंसरशिप और डेटा एक्सेस पर डील कर रही हैं। ये तय करती हैं कि कौन सा पॉलिटिकल एड चलेगा और कौन सा नहीं। ये ग्लोबल एआई के नियमों को अपने हिसाब से मोड़ रही हैं, और युद्ध के दौरान ये फैसला करती हैं कि कम्युनिकेशन का एक्सेस किसे मिलेगा और किसे नहीं। और ये सब कुछ हो रहा है बिना किसी भी लोकतांत्रिक जवाबदेही के। चलिए, अब हम आते हैं तीसरे हिस्से में। यहां हम बात करेंगे कि इस पावर शिफ्ट के असली खतरे क्या हैं, और ये जो टेक कंपनियां बार बार सेल्फ रेगुलेशन का वादा करती हैं, मतलब खुद पर लगाम कसने का, वो वादे आखिर क्यों बार बार नाकाम हुए हैं।
देखिए, आज दुनिया में दो तरह के डिजिटल मॉडल हैं जो एक दूसरे से टकरा रहे हैं। एक तरफ है हमारा लोकतांत्रिक मॉडल, जो खुलेपन और अधिकारों की बात तो करता है, लेकिन कॉरपोरेट पावर के आगे अक्सर बेबस नजर आता है। और दूसरी तरफ है तानाशाही मॉडल, जो टेक्नोलॉजी का सीधा इस्तेमाल निगरानी और कंट्रोल के लिए करता है। और असली खतरा पता है क्या है? खतरा यह है कि लोकतांत्रिक देश भी सुरक्षा के नाम पर तानाशाही के तौर तरीके अपनाने लगे। तो सवाल अब यह है कि हम किस रास्ते पर जाएंगे। और यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। सोचिए, जब हम फाइनेंस हों, एविएशन हों या फिर दवा बनाने वाली कंपनियां हों, हम इनमें से किसी को भी अपने नियम खुद बनाने की इजाज़त नहीं देते, है ना? तो फिर टेक इंडस्ट्री को ही ये खास छूट क्यों मिलनी चाहिए? और अगर हम इनके रिकॉर्ड को देखें ना, तो सेल्फ रेगुलेशन की नाकामी बिल्कुल साफ नजर आती है। चाहे वो चुनाव में धांधली रोकने की बात हो, हमारी प्राइवेसी की रक्षा करने की बात हो, एल्गोरिदम को फेयर बनाने की बात हो, या बच्चों को ऑनलाइन सेफ रखने की, हर एक मोर्चे पर इनके वादे खोखले साबित हुए हैं। सच तो ये है कि सेल्फ रेगुलेशन ये महज एक बहाना है, असल कार्रवाई को टालने की एक सोची समझी स्ट्रैटेजी। तो अब हम आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, सेक्शन 4 यानी लोकतंत्र की बहाली। क्योंकि अच्छी बात यह है कि ये किताब सिर्फ समस्याएं गिनाकर नहीं छोड़ देती, बल्कि इससे बाहर निकलने का एक साफ रास्ता भी दिखाती है। तो लेखिका यहाँ पर 5 बहुत ही ठोस कदम सुझाती हैं, और ये बहुत जरूरी हैं, तो इन्हें जरा ध्यान से समझते हैं। पहला कदम, सरकारों को अपनी तकनीकी समझ बढ़ानी होगी। मतलब सरकारी विभागों में टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स को भर्ती करना होगा। दूसरा, जो हमारे मौजूदा कानून हैं उन्हें और मजबूत करना होगा। तीसरा, पारदर्शिता और जवाबदेही को कानूनी तौर पे कंपलसरी बनाना होगा। चौथा, लोकतांत्रिक संप्रभुता को फिर से कायम करना। इसका मतलब यह है कि जरूरी फैसले लोकतांत्रिक प्रक्रिया से होने चाहिए, कंपनियों की मर्जी से नहीं। और पांचवा और आखिरी, पब्लिक के हित में टेक्नोलॉजी को बनाना होगा। लेकिन बात सिर्फ अलग अलग देशों की नीतियों तक ही सीमित नहीं है। इस किताब का जो विजन है वो इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। ये असल में एक ग्लोबल डेमोक्रेटिक मूवमेंट की अपील करती है, एक वैश्विक लोकतांत्रिक आंदोलन की, जो हम सब मिलकर हमारे डिजिटल भविष्य को एक नई बेहतर शक्ल ले सकें। तो इस ग्लोबल आंदोलन की मांगें क्या होंगी? देखिए, इसमें शामिल हैं अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल अधिकार, देशों के बीच रेगुलेशन को लेकर सहयोग, एआई के लिए नैतिक मानक और हमारी प्राइवेसी और मानवाधिकारों की मजबूत सुरक्षा। लेकिन इन सब के दिल में जो सबसे बड़ा बदलाव है वो है सोच का बदलाव। हमें मुनाफे पर टिके सिस्टम से हटकर इंसानी मूल्यों पर आधारित एक डिजिटल दुनिया बनानी होगी। और आखिर में आता है इस किताब का सबसे शक्तिशाली और सबसे जरूरी संदेश। वो ये है, लोकतंत्र इस टेक कूप से बच सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तब जब नागरिक और सरकारें दोनों मिलकर हिम्मत के साथ और बिना देर किए सही कदम उठाएं। तो कुल मिलाकर देखें तो द टेक कूप सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक मैनिफेस्टो है, एक तरह का घोषणा पत्र। इसका तर्क बहुत ही सीधा और गहरा है। टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेसी की सेवा करनी चाहिए, ना कि डेमोक्रेसी को टेक्नोलॉजी की। ये हमारे आज के दौर को समझने के लिए मेरे हिसाब से एक बेहद जरूरी पड़ताल है। तो इस सब पर क्या विचार बनते हैं? क्या लगता है, लोकतंत्र इस टेक कूप से उभर पाएगा? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर ये विश्लेषण पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और आगे भी ऐसे विश्लेषणों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।